छात्रों, आज हम आपको अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार अर्थात बिंदु में अंतर करना समझाएंगे। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ किया जाए, इसके बारे में बताया जाएगा। हिंदी में अंग तथा अन के प्रयोग को लेकर काफ़ी भ्रम रहता है। बिंदु तथा चंद्र बिंदु के प्रयोग के कुछ नियम होते हैं। हिंदी में मौखिक स्वर वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर अनुनासिक स्वर लिखे जाते हैं। जो आपके स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, तो इन स्वरों वर्णों के ऊपर हमेशा चंद्र बिंदु लगाया जाता है। बिंदु तथा चंद्र बिंदु के प्रयोग के कुछ नियम। चंद्र बिंदु के प्रयोग में नाक व मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। अनुस्वार या बिंदु के प्रयोग में केवल नाक का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात नाक से ही ध्वनि निकलती है। अनुनासिक में नाक व मुंह दोनों से और अनुस्वार में केवल नाक का ही प्रयोग करते हैं। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। हंस और हंस। हंस का अर्थ है एक पक्षी। यहाँ हंस में अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है और इसका उच्चारण नाक से हो रहा है। हंस, इसका अर्थ है हंसना और इसमें चंद्र बिंदु का के प्रयोग में नाक व मुंह दोनों का ही प्रयोग किया जा रहा है। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक अंग को या चंद्र बिंदु को भी कहते हैं। इसका आकार चांद की तरह होता है तथा ऊपर एक बिंदी लगी होने के कारण इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। यह स्वर होता है और इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद, सांझ, आँख, गांव आदि। कुछ स्थानों पर हम अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल बिंदी के रूप में ही करते हैं। इसके कुछ नियम हैं कि अगर शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन को शिरोरेखा कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों के ऊपर हम जो लाइन खींचते हैं उनको शिरोरेखा कहा जाता है। यदि शिरोरेखा के ऊपर स्वर की किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ तो हम चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करेंगे, और यदि शिरोरेखा के ऊपर स्वर की किसी मात्रा का प्रयोग हुआ तो फिर हम चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग करेंगे, जैसे गेंद, चोंच आदि। यहाँ पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, यहाँ हमें बिंदु ही लगाना है, जबकि यहाँ अनुनासिक स्वर आया है। अनुस्वार। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, अर्थात स्वर के बाद आने वाला जो व्यंजन होता है अनुस्वार कहलाता है। यह मूलतः व्यंजन होता है। अनुस्वार के प्रयोग के कुछ नियम हैं, अर्थात जहाँ बिंदी लगती है बिंदु लगाने के कुछ नियम हैं। पहला है पंचम वर्ण के स्थान पर। अब पंचम वर्ण क्या होता है? यहाँ हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और हर वर्ग के 5 अक्षर होते हैं। तो हर वर्ग के 5 अक्षर में जो अंतिम अक्षर होता है वो पंचम वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है क ख ग घ अंगा, तो यहाँ अंगा जो है पंचम वर्ण है। च छ ज झ न्य पंचम वर्ण है। ट ठ ड ढ अण पंचम वर्ण है। त थ द ध न पंचम वर्ण, न पंचम वर्ण है। प फ ब भ म, यहाँ म पंचम वर्ण है। तो अंग, न्य, अण, न, म ये सभी पंचम अक्षर है। पंचम वर्ण के स्थान पर हम अनुस्वार का अर्थात बिंदी का प्रयोग करने के कुछ नियम इस प्रकार से हैं कि अगर कवर्ग के पहले 4 वर्णों यानी कि क ख ग घ इसके साथ यदि आधा अंग आता है तो बिंदी के रूप में लिखा जाएगा। जैसे गंगा, यहाँ अंग के बाद में ग
अर्थात कवर का अक्षर आया है, तो यहाँ हम जो है बिंदी का हम प्रयोग करेंगे, या हम इसको अंगा भी, बिंदी की जगह हम अंगा का प्रयोग भी कर सकते हैं। चंचल, हम चंचल को इस दोनों तरह से लिख सकते हैं। च के बाद न्य भी लिख सकते हैं और च के बाद न अंगा बिंदु का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने च के बाद न लगाया, आधा न लगाया, तो वो गलत हो जाएगा। यह नियम सभी वर्गों में लागू होता है। यदि पंचम अक्षर अपने ही वर्ग के, यदि जो पांचवा अक्षर है वो अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के साथ आता है तो बिंदु के रूप में लिखा जाएगा या आधे अक्षर के रूप में लिखा जाएगा। जैसे च छ ज झ न्य, यहाँ चंचल में हम इसको आधे न्य के रूप में लिख सकते हैं बिंदु के रूप में, लेकिन हमने अगर इसको आधा ना लिखा तो ये आपका गलत होगा। ट ठ ड ढ ण, यहाँ पर पंडित, पंडित हमारा, अगर हमने इसको न्य को आधे अक्षर के रूप में प्रयोग किया तब हमारा ये पंडित इस तरह से लिखा जाएगा, अन्यथा हम बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम न लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। त थ द ध न, यहाँ पांचवा अक्षर न है तो द के बाद आधा न और दंत, या इसको हम आधे न को हम बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ आधा न इसलिए आया है क्योंकि त वर्ग का जो न के बाद जो त आ रहा है उसका पंचम वर्ण न ही है, तो वो हम न भी लिख सकते हैं, आधा न भी लिख सकते हैं और बिंदु भी लिख सकते हैं। प फ ब भ म, यहाँ चंपक, चंपक हम बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं या आधे म के रूप में। यहाँ क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जो म के बाद हमारा प अक्षर आ रहा है और प का पांचवा वर्ण है म, तो हम इसको आधा म या बिंदु दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा नियम है, यदि वह किसी अन्य वर्ग के व्यंजन के बाद आता है तो वह ज्यों का त्यों यानी कि आधे रूप में ही लिखा जाएगा। अर्थात यदि वो पांचों वर्गों के अतिरिक्त कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग, इन पांचों वर्गों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यंजन के साथ आता है, यानी कि य, र, ल, व, श, श, ह किसी अन्य व्यंजन के साथ आता है तो वह ज्यों का त्यों यानी कि आधे रूप में लिखा जाएगा। जैसे अन्य, वाक्य, तो यहाँ पर हम बिंदु नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें आधा ना ही लिखेंगे। दूसरा नियम है, पंचम अक्षर यदि दोबारा आ जाए तो भी वह बिंदु के रूप में नहीं लिखा जाएगा। यदि पांचवा अक्षर दो बार आ गया तो वह बिंदु के रूप में नहीं लिखेंगे, उसको हम आधे अक्षर के रूप में लिखेंगे, हमें बिंदु नहीं लिखेंगे। जैसे अन्न, सम्मेलन, तो यहाँ पर आपका न जो पांचवा अक्षर है वो दो बार आ गया तो हमने पहले वाले को आधे के रूप में लिखा है। अगला नियम है, यदि पंचम अक्षर य, र, ल, व, श, स, ह के बाद आए तो वह बिंदु के रूप में लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए संयम, संवाद, कंस, संहार आदि। यहाँ पर य, व से पहले अनुस्वार आ रहा है तो वहाँ हम बिंदु के रूप में लिखेंगे, इसको हम आधे अक्षर के रूप में नहीं लिख सकते। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार व अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार का लिखित चिन्ह होता है बिंदु और अनुनासिक का लिखित चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुस्वार व्यंजन होते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है। धन्यवाद।